पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ली शपथ। अन्य मंत्रियों को भी दिलाई गई पद और गोपनीयता की शपथ। प्रधानमंत्री समेत कई गणमान्य रहे मौजूद। राज्यपाल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर दिया बल। रांची में बांग्ला सांस्कृतिक मेले का किया उद्घाटन। सांस्कृतिक विरासत को गर्व से बढ़ाने का आह्वान। चुनावी वायदों पर अपने ही मंत्री से घिरी सरकार। राधाकृष्ण किशोर ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। रियायती सिलेंडर के वायदे को पूरा करने की मांग। कांग्रेस ने शुरू किया डैमेज कंट्रोल। और गिरिडीह के इसरी बाजार में अनियंत्रित ट्रक ने कई वाहनों में मारी टक्कर। 5 की मौत, कई घायल। स्थानीय लोगों ने मुआवजे और नो एंट्री की मांग को लेकर किया सड़क जाम। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ ली। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ, जिसमें राज्यपाल RN रवि ने मुख्यमंत्री और कई मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों के अलावा NDA शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত, প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায় আচরণ করিব। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনীত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্গতিকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। गौरतलब है कि इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 207 सीटों पर जीत हासिल की। पार्टी की इस जीत में शुभेंदु अधिकारी बड़े रणनीतिकार बनकर उभरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशन में 15 वर्ष बाद भाजपा ने TMC को शासन से बेदखल किया। बंगाल की खाड़ी से उठने वाली लहरें कभी शांत होती हैं तो कभी बवंडर बन जाती हैं। पश्चिम बंगाल की सियासत में भी एक ऐसा ही नाम है जिसने अपनी रणनीति के ज्वार से बड़े बड़े किलों को रेत के महल की तरह ढहा दिया। विरासत में मिली राजनीति, संघर्ष की तपिश में कुंदन बना व्यक्तित्व और दीदी के अपराजय साम्राज्य को चुनौती देने वाला योद्धा शुभेंदु अधिकारी। 15 दिसंबर 1970 कांथी की मिट्टी में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसके घुट्टी में ही राजनीति थी। पिता शिशिर अधिकारी बंगाल की राजनीति के वो वटवृक्ष थे जिनकी छाया में शुभेंदु ने सियासत का ककहरा सीखा।
1989 की वो तपती दोपहरें जब बंगाल में वामपंथ का सूरज अपने चरम पर था, शुभेंदु ने हाथ में तिरंगा झंडा थामा और छात्र राजनीति के कांटों भरे सफर पर निकल पड़े। तब शुभेंदु अधिकारी ने कांग्रेस छात्र परिषद से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। विरोध, संघर्ष और सड़क की राजनीति की, यहीं से तैयार हुआ बंगाल का एक जुझारू नेता। शुभेंदु अधिकारी 1995 में कांथी नगरपालिका के पार्षद बने और फिर 1998 में ममता बनर्जी ने बनाई तृणमूल कांग्रेस, जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी भी टीएमसी के साथ आ गए। 2007 के उस दौर में जब पश्चिम बंगाल का नंदीग्राम देश की राजनीति को नई दिशा दे रहा था, जब ममता बनर्जी कोलकाता और दिल्ली के गलियारों में गरज रही थीं, तब नंदीग्राम की कीचड़ भरी पगडंडियों पर किसानों की ढाल बनकर कोई खड़ा था तो वे थे शुभेंदु अधिकारी। रातों की नींद और चैन त्याग कर गोलियों की गूंज के बीच उन्होंने भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी की वो धार दी जिसने 34 साल पुराने लाल दुर्ग की जड़ें हिला दी। वक्त बदला, भूमिकाएं बदली। जो शुभेंदु कभी ममता बनर्जी के दाहिने हाथ थे, वही 2020 की सर्दियों में उनके सबसे बड़े प्रतिपक्षी बन गए। 2021 के चुनाव ने देखा बंगाल का सबसे बड़ा महामुकाबला। नंदीग्राम की जंग में शुभेंदु अधिकारी ने साबित किया कि जमीनी पकड़ क्या होती है। मुख्यमंत्री को उनकी अपनी ही पिच पर मात देना किसी करिश्मे से कम नहीं था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। 2026 के चुनावी समर में शुभेंदु अधिकारी एक नए तेवर में नजर आए। संदेश खाली की चीखों से लेकर आरजी कर की त्रासदी तक शुभेंदु ने जन आक्रोश को अपनी ताकत बनाया और फिर आया वो पल जिसकी गूंज दशकों तक सुनी जाएगी। भवानीपुर के अभेद दुर्ग में दीदी को शिकस्त देकर शुभेंदु ने खुद को बंगाल की राजनीति का अधिकारी घोषित कर दिया। सादा जीवन, अविवाहित रहने का संकल्प और उत्कल ब्राह्मण की अडिग निष्ठा, शुभेंदु अधिकारी आज केवल एक राजनेता नहीं बल्कि उस भाजपा के रक्षक हैं जो बंगाल में अपना अस्तित्व ढूंढ रही थी। पश्चिम बंगाल में अब राजनीति का नया ध्रुव शुरू हुआ है और पश्चिम बंगाल में संघर्ष के कई अध्याय अभी लिखे जाने बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हाल के कुछ वर्षों में देश भर में भाजपा का जनाधार बढ़ा है। केंद्रीय मंत्री सह पार्टी नेत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह में कहा कि देश के लोगों को भाजपा के सुशासन पर भरोसा है, जिसके बूते पश्चिम बंगाल में पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली। चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। सिर्फ एक छोटा सा आप देखेंगे तो मैप में भी देखें तो पूरा भगवामय है, एक छोटा सा बचा है। आने वाले समय में उसी की बारी है। रांची में कल से शुरू हुए बांग्ला सांस्कृतिक मेले का आज दूसरा दिन है। आज भी यहां विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कल शाम मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान अपने संबोधन में श्री गंगवार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर बल दिया। उन्होंने कहा कि लोक परंपराएं और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां साझा विरासत की धरोहर हैं। राज्यपाल ने सांस्कृतिक विरासत को गर्व के साथ आगे बढ़ाने का भी आह्वान किया। मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। राज्यपाल ने लोक भवन में संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष डॉक्टर संध्या पुरीचा से ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान मीट द आर्टिस्ट कार्यक्रम लोक कलाकारों के संरक्षण और कला संस्कृति से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। राज्यपाल ने ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों को अवसर और सहयोग प्रदान करने पर बल दिया। राज्य की सत्ताधारी गठबंधन में घमासान अब आगे की ओर बढ़ चला है। प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा। वित्त मंत्री ने इस पत्र के जरिए मुख्यमंत्री से कांग्रेस के चुनावी वायदे के मुताबिक राज्य में 450 रुपए में गैस सिलेंडर या 200 रुपए की सब्सिडी देने का अनुरोध किया है।
मंत्री राधाकृष्ण किशोर के बगावती तेवर को देखते हुए कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। मंत्री इरफान अंसारी और कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं ने उनसे मुलाकात की है। श्री अंसारी ने कुछ तस्वीरें साझा कर कहा कि श्री किशोर के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक बातचीत हुई है। संगठन की मजबूती और राज्य का विकास प्राथमिकता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी रांची में 11 और 12 मई को एक्सपोजर विजिट का आयोजन करेगा। रांची में कल इसके पोस्टर का विमोचन हुआ। एबीवीपी के प्रदेश इकाई के विभाग संयोजक उत्कृष्ट तिवारी ने बताया कि इस एक्सपोजर विजिट के माध्यम से जनजातीय विद्यार्थियों को रांची और आसपास के शैक्षणिक संस्थानों, ऐतिहासिक स्मारकों और शासन प्रशासन तथा विधि व्यवस्था से जुड़े संस्थानों का भ्रमण कराया जाएगा। अर्थात जनजातीय छात्र अध्ययन यात्रा, इसमें पूरे देश भर से चयनित जनजातीय छात्रों को राजधानी रांची लाना है और रांची में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, संवैधानिक संस्थानों और प्रतिष्ठित संस्थानों में भावनात्मक अध्ययन भ्रमण कराना है, जिसके तहत 11 और 12 मई 2026 को यह प्रस्तावित तिथि है। ट्रेजरी घोटाला मामले की जांच जारी है। बोकारो पुलिस विभाग में वेतन निकासी के नाम पर 10 करोड़ रुपए से अधिक कथित घोटाले की भी जांच तेज हो गई है। राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी के अध्यक्ष और उत्पाद विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर अमिताभ कौशल ने बोकारो पहुंचकर पूरे मामले की गहन समीक्षा की है। श्री कौशल ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से करीब 4000 दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं। सभी दस्तावेजों की बिंदुवार जांच की जा रही है। त्रुटियां पाए जाने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। वही डॉक्यूमेंट्स का ही अध्ययन कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स के संबंध में जो क्लैरिफिकेशंस हैं वो कंसर्न्ड ऑफिसर्स से क्लैरिफाई कर रहे हैं। जितने भी रिक्वायर्ड ऑफिसर्स हैं, चाहे वो ट्रेजरी की तरफ से हों या फिर एसपी ऑफिस की तरफ से हों, वो लोग उपस्थित हैं। वो लोग जो हम लोग को डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करते हैं। अभी और भी कई सारे डाउट्स हैं, वो भी हम लोग क्लियर करेंगे। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक चोर गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनकी निशानदेही पर एक वीरान पड़े घर से चोरी के 3 वाहन बरामद किए गए हैं। जब उनसे कड़ी पूछताछ की तो उन्होंने ये बताया कि हम लोगों के 2 और साथी हैं जो कुछ और पुलियों की निकाल कर रहे हैं, जो बारीडी क्षेत्र खंडर में उनको गाड़ी का पता चला। तो मुख्य अभियुक्त 4 पकड़े गए हैं, जिनका नाम मैं पढ़ देता हूँ। रंजीत देवर, शेखर प्रमाणिक, संतोष भुइया, राज खान। और बरामदगी में एक काला रंग हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, एक काला रंग का होंडा एक्टिवा और एक ब्लू रंग का सुजुकी हम लोगों को बरामद हुआ है। केंद्र सरकार ने विगत 11 वर्षों में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा को नया आयाम दिया है। पिछले 12 सालों में देश ने विकास का एक नया दौर देखा है। मोदी सरकार का फोकस जन कल्याणकारी योजनाओं पर रहा, जिसने देशवासियों की तकदीर और देश की तस्वीर बदली। 2015 में एक ऐसा ही अभियान शुरू हुआ जिसने देश के हर भारतीय के सुरक्षित और आत्मनिर्भर भविष्य की नींव मजबूत की। इस अभियान का मकसद हर नागरिक के पास बैंकिंग, बीमा और पेंशन की सुविधा देना है। अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जैसी योजनाओं ने इस सपने को साकार कर दिखाया। 9 मई 2015 को शुरू हुई इन 3 योजनाओं से लोगों के जीवन में बदलाव आया।
अटल पेंशन योजना का मकसद असंगठित क्षेत्र के कामगारों जैसे मजदूर, रेहड़ी पटरी वालों को 60 वर्ष की उम्र के बाद वृद्धावस्था में पेंशन देना है। ये योजना कम आय वाले लोगों को बुढ़ापे में आत्मनिर्भर बनाने और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 9 मई 2015 को शुरू की गई थी। 21 अप्रैल 2026 तक इस योजना के तहत लगभग 9 करोड़ से अधिक ग्राहक पंजीकृत हुए हैं। 60 वर्ष की आयु से मृत्यु तक 1,000 रुपए से 5,000 रुपए तक आजीवन मासिक पेंशन का प्रावधान है। अगर कोई 18 साल की उम्र में इस योजना से जुड़ता है तो उसे हर महीने 42 से 210 रुपए का योगदान करना होता है। वहीं 40 की उम्र में जुड़ने पर हर महीने 291 से लेकर 1454 रुपए का योगदान करना होगा। इस योजना के जरिए सरकार बुढ़ापे में न्यूनतम पेंशन की गारंटी देती है। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दुनिया की सबसे सस्ती दुर्घटना बीमा योजनाओं में से एक है। ये खासकर गरीब, मजदूर और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सिर्फ 20 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर सुरक्षा कवच देती है। इस योजना के तहत किसी दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु या पूर्ण विकलांगता के मामले में 2 लाख रुपए और आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपए का जोखिम कवरेज मिलता है। इस योजना में 57 करोड़ 11 लाख से अधिक नामांकन दर्ज किए गए हैं, जबकि 3,653 करोड़ रुपए का क्लेम भुगतान हो चुका है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो बेहद कम लागत में जीवन बीमा सुरक्षा देती है, इसके तहत 18 से 50 उम्र के नागरिकों को 436 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर किसी भी कारण से मृत्यु होने पर नॉमिनी को 2 लाख रुपए का कवर मिलता है। अब तक इस योजना में 27 करोड़ 38 लाख से ज्यादा नामांकन हो चुके हैं, जबकि 10 लाख से ज्यादा लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। वहीं 21,444 करोड़ रुपए से अधिक का क्लेम भुगतान भी हो चुका है। इस योजना का मकसद आकस्मिक मृत्यु के मामले में बीमित व्यक्ति के परिवारों को वित्तीय सुरक्षा देना है, ताकि उन्हें अचानक आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े। बैंकिंग, बीमा और पेंशन से जुड़ी ये योजनाएं करोड़ों लोगों को सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि विश्वास और आत्मनिर्भरता भी दे रही है। आज हर नागरिक, चाहे वो शहर में हो या फिर गांव में, अपने भविष्य को सुरक्षित और मजबूत महसूस कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। धनबाद में जिला प्रशासन के निर्देश पर आयोजित जनता दरबार में सामाजिक सुरक्षा विभाग के सहायक निदेशक नियाज अहमद ने लोगों की समस्याएं सुनी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आए आवेदकों ने बिजली, आवास, जमीन विवाद सहित कई मुद्दे रखे। कोडरमा में उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता द्वारा आयोजित जनता दरबार में आमजनों की समस्याएं सुनी गईं। भूमि विवाद, पेंशन, राशन कार्ड, बिजली और पेयजल जैसी शिकायतें सामने आई। डीसी ने अधिकारियों को त्वरित, पारदर्शी तथा समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। कोडरमा की बागीटांड क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिषेक आनंद ने लाइन होटल, रेस्टोरेंट और दुकानों का निरीक्षण किया। गंदगी, बिना फूड लाइसेंस और एक्सपायरी सामग्री मिलने पर कार्रवाई की गई। कई प्रतिष्ठानों को लाइसेंस लेने और स्वच्छता नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए। दुमका उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने जनगणना 2027 के सफल संचालन को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने मैपिंग और सीमांकन कार्य में ओवरलैपिंग तथा गैपिंग दूर करने के निर्देश दिए। साथ ही स्वगणना कार्य को मिशन मोड में चलाकर अधिक से अधिक जन भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। हजारीबाग समाहरणालय सभागार में उपायुक्त हेमंत साती ने कृषि, भूमि संरक्षण, पशुपालन, गव्य उद्यान एवं मत्स्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। बिरसा फसल विस्तार योजना के तहत बीज वितरण, मृदा जांच, चेक डैम, तालाब जीर्णोद्धार व पशुधन योजनाओं की प्रगति पर चर्चा कर 100% लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए गए। जामताड़ा उपायुक्त आलोक कुमार ने समाहरणालय परिसर स्थित सभागार, NIC और न्यायालय का निरीक्षण किया। उन्होंने सभागार के सौंदर्यकरण कार्य, साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था और अनावश्यक तारों को व्यवस्थित करने को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
चतरा उपायुक्त रवि आनंद की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में सीसीएल द्वारा अधिग्रहित भूमि और बकाया भुगतान से जुड़े मामलों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में संबंधित पदाधिकारियों को लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। गिरिडीह के निमियाघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत तीसरी बाजार में कल रात रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक अनियंत्रित ट्रक ने कई वाहनों में टक्कर मारी। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि इस ट्रक की पहले एक कार से टक्कर हुई थी, जिसके बाद इस ट्रक ने भागने की कोशिश की। इसी क्रम में ट्रक ने कई वाहनों में टक्कर मार दी। घटना से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। मुआवजा और नो एंट्री की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने जीटी रोड को जाम कर दिया। इधर उपायुक्त रामनिवास यादव ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। बहुत बड़ा बड़ा गाड़ी अगर आके इस स्पीड में आकर आदमी को मारता है, प्रशासन कहाँ है? 14 से 15 लोग घायल, जिसमें 2-4 ऑन स्पॉट डेड है। बड़ा हादसा ऐसा बाजार के मामला है। अगर सनीचर रहते तो क्या हाल होता, कितना जो है पब्लिक। अभी इसको नो एंट्री करना होगा। 8 बजे से लेकर रात से और सुबह 4 बजे तक ही वर्जित रहेगा गाड़ियों का। बाकी आज सुबह 4 बजे से लेकर और 8 बजे तक नो एंट्री है गाड़ी का। पलामू के पांकी थाना क्षेत्र अंतर्गत गुड़गांव पुलिया के पास कल रात हुई वोल्टेज बिजली तार की चपेट में आने से बारात जा रहे 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त चारों युवक बस की छत पर बैठे हुए थे, जिस क्रम में वे तार की चपेट में आ गए। स्थानीय लोगों ने घटना के लिए बिजली विभाग की लापरवाही को जिम्मेदार बताया है। इधर धनबाद के तोपचांची झील में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कुछ युवक यहां घूमने आए थे। नहाने के क्रम में एक युवक डूबने लगा। उसे बचाने के लिए वहां मौजूद एक अन्य युवक ने भी छलांग लगाई। पानी गहरा रहने की वजह से दोनों की डूबकर मौत हो गई। हम अमन को कपड़ा फेंके, लेकिन वो वापिस नहीं आ पाया। फिर इसका दोस्त हम लोग को बचाने के लिए डूबा तो हम वापिस आ गए, लेकिन अमन नहीं टान पाया अमन को। इन लोग का दोस्त कोई था सर, डूब रहा था सर। तो डूब रहा था तो मेरा भाई जल्दी से इन लोग बुलाया तो मेरा भाई जल्दी से कूद गया बचाने के लिए, और वो भी डूब गया सर। केंद्र सरकार ने एनएस राजा सुब्रमणी को नया सीडीएस नियुक्त किया है। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन नौसेना के प्रमुख होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी देश के नए सीडीएस होंगे। वो रक्षा मंत्रालय के विभाग के सचिव के रूप में काम करेंगे। ये नियुक्ति उनके पद ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी और अगले आदेश तक लागू रहेगी। भारतीय सैन्य नेतृत्व के लिए उनकी नियुक्ति जो है एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है और इससे भारतीय सशस्त्र बलों के बीच समन्वय और रणनीतिक दिशा में सुधार होने की बड़ी उम्मीद भी जगी है। तो वहीं वाइस आपको बता दें कि देश को नया सीडीएस मिला है और नेशनल डिफेंस एकेडमी से शिक्षा प्राप्त की है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी से भी। तो ये नियुक्ति अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। जॉइंट सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज यूकी से भी उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली में भी उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण की है। साथ ही साथ किंग्स कॉलेज लंदन से उन्होंने एमए किया। साथ ही साथ मद्रास यूनिवर्सिटी से एमफिल इन डिफेंस स्टडीज में उन्होंने महारत हासिल की। अंडर 17 महिला फुटबॉल एशियन कप में भारत ने इतिहास रचते हुए लेबनान को 4-0 से पराजित कर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। गौरतलब है कि इस टीम में झारखंड की 4 बेटियां भी शामिल हैं।
फुटबॉल समेत खेल जगत की अन्य महत्वपूर्ण समाचारों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। मैच में लेबनान के खिलाफ 4-0 की शानदार जीत के साथ पहली बार AFC अंडर-17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। सिमरनजीत कौर ने चीन ताइपे की खिलाड़ी को सीधे सेट्स में 6-0 से हराकर पदक के वो करीब पहुंची। 25 वर्षीय साहिल ने ऑस्ट्रिया के निको वीनर को हराकर पुरुष कंपाउंड स्पर्धा के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। विश्व चैंपियन डी गुकेश सुपर रैपिड और ब्लिट्ज टूर्नामेंट के रैपिड वर्ग में चौथे स्थान पर रहे हैं। उन्होंने प्रतियोगिता के 9वें और अंतिम दौर में अमेरिकी ग्रैंड मास्टर फैबियानो कारुआना को हराकर संयुक्त चौथा स्थान हासिल किया। और आइए बात कर लेते हैं IPL की। तो IPL में आज जो मुकाबले खेले जाएंगे आइए आपको बताते हैं कि उसमें राजस्थान रॉयल्स का सामना आज गुजरात टाइटंस के साथ है। दोनों टीमों के 10 मैचों में 6 जीत और 4 हार के साथ 12-12 अंक है, लेकिन बेहतर नेट रन रेट के कारण राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें स्थान पर है। और अब बात करेंगे मौसम की। राज्य के कई हिस्सों में बेमौसम बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक 14 मई तक राज्य में बारिश के आसार हैं। इस अवधि में तेज हवाओं के चलने, वज्रपात और ओलावृष्टि की भी आशंका है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। चक्रवाती प्रभाव के कारण राज्य भर के मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। हालांकि मौसम के उतार चढ़ाव से राज्यवासियों को चिलचिलाती गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार आज रांची, खूंटी, रामगढ़, बोकारो और हजारीबाग जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगले 14 मई तक राज्य के कई क्षेत्रों में, उत्तर पश्चिम क्षेत्र को छोड़ करके राज्य के कई क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं के बीच बारिश होने की संभावना जताई गई है। हालांकि इस दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। मैं रविकांत कुमार, सहयोगी सौरभ कुमार के साथ, दूरदर्शन समाचार, रांची। खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ली शपथ। अन्य मंत्रियों को भी दिलाई गई पद और गोपनीयता की शपथ। प्रधानमंत्री समेत कई गणमान्य रहे मौजूद। राज्यपाल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर दिया बल। रांची में बांग्ला सांस्कृतिक मेले का किया उद्घाटन। सांस्कृतिक विरासत को गर्व से बढ़ाने का आह्वान। चुनावी वायदों पर अपने ही मंत्री से गिरी सरकार। राधाकृष्ण किशोर ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। रियायती सिलेंडर के वायदे को पूरा करने की मांग। कांग्रेस ने शुरू किया डैमेज कंट्रोल। और गिरिडीह के इसरी बाजार में अनियंत्रित ट्रक ने कई वाहनों में मारी टक्कर। 5 की मौत, कई घायल। स्थानीय लोगों ने मुआवजे और नो एंट्री की मांग को लेकर किया सड़क जाम।